एस दीवान सर, मैं आपके पास आता हूँ इस चीज को लेकर के। एक तो प्रयोगशाला को लेकर के बात हो रही है संघ के लगातार कि किस तरीके से प्रयोग हुए, उन्हीं प्रयोगों के बरक्स कुछ और सारी चीजें हैं सर। एक तो अभी गठबंधन की बात आई जिसमें जीजीपी का जिक्र आया, जो बसपा है मायावती जी की पार्टी, वो जीजीपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी बात कह रही है कि वो भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। समाजवादी पार्टी ने भी पहले ये बात कही थी कि वो मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के साथ उनकी कुछ वार्ता होनी है और शायद सीटों को लेकर के मामला सुलझ जाएगा। तो ये जो है वो सर किसको डेंट करेंगे, कितना डेंट करेंगे, कौन किसको डेंट कर रहा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ सारे लोग अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इसके मद्देनजर विधानसभा का ये चुनाव जो है वो कैसा होने जा रहा है, कौन किसको डेंट कर रहा है? राकेश सर। सबसे पहले तो मैं राजेश बादल जी और सुधीर सक्सेना जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं उनके, और भोपाल में हम लोग एक दूसरे के दर्शन नहीं कर पाते। आपको बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया हम लोगों को। ये जो बात हम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मतलब की नहीं निकलती। वो ठीक है कि बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम, पिछली बार तो उन्होंने सब जगह से चुनाव लड़े भी थे 230 सीटों पर, इस बार फिर से खम ठोक रहे हैं कि हम सब जगह से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये जो है ज्यादा बात नहीं है। रियलिटी ये है कि हमारे राज्य में मुख्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा है, और तीसरा अगर कोई ताकत है वो है आदिवासियों की, वो जिसको जयस में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में इस तरह से थोड़ा विभाजन मिला है। बाकी जो टुकड़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। इक्का दुक्का विधायक बन भी जाते हैं तो वो बहुत सत्ता में या सरकारों में बहुत असर नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा की अगर अपन बात करें तो मैं अभी, मुझे याद आ रहा था 77 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद सरकार बनी जनता पार्टी की, और आप जानते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी मामला माना जा रहा था कि बिल्कुल ही गैर कांग्रेस की पहली बार ऐसी सरकार बनी है, और उसको बहुत सारे मूल्यों की बात हुई थी। आप जानते हैं उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जो है वो कोका कोला को भगा दिया था, और 77 और ये सब मूल्यों की बातें हो रही थी। उस समय बंग साहब, ठाकुरदास बंग, जयप्रकाश जी के बहुत खास मित्र थे, साथी थे। वो एक बार आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई जो असल में बहुत स्त्री के पक्ष में तो नहीं है, स्त्री हितैषी नहीं है, लेकिन उस कहानी में उन्होंने ये कहा कि कोई एक राजकुमारी थी जिसकी शादी होनी थी, और राजा ने ये शर्त रखी कि हम उसी से शादी करेंगे जिसको राजकुमारी 100 जूते मारे सवेरे उठ के, या फिर 100 प्याज खिलाए। और बहुत लोगों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, किसी से 100 जूते खाते नहीं बना और ना 100 प्याज खाते बना, और अंततः नतीजा ये हुआ कि लगभग सभी को 50-45 प्याज भी खाना पड़े और 25-50 जूते भी खाना पड़े, और सब उसमें से बाहर हो गए। हम लोग अगर देखें तो हमारी जो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो मुख्यतः नेतृत्व की भूमिका में है और जिन पर दारोमदार है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो प्याज और जूते की तरह ही कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। अभी 4 दिन पहले भोपाल में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था पत्रकारों पर हमले के खिलाफ। आप जानते हैं 46 पत्रकारों को, न्यूज क्लिक के और प्रवीर पुरकायस्थ को और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। तो उसके खिलाफ हमने एक प्रतिकार का को किया था, और उसमें संयोगवश, मतलब बुलाए तो नहीं गए थे, लेकिन उनको खबर लगी तो दिग्विजय सिंह उसमें मौजूद थे, वो भी आए थे उसमें। मैंने उनसे ये कहा कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं पत्रकार, ये यूएपीए में किए गए, और यूएपीए का एक्ट जो है वो आपकी सरकार ने लाई थी। तो मैं आपसे ये, अगर आप इस पूरे मामले में सहमत हैं कि पत्रकारों के साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे पत्रकारों पर यूएपीए क्यों लगा रहे हैं? ये सरकार तो बहुत ही कमाल की है, उसने वो संदीप कप्पन पर भी लगा दिया था यूएपीए, और जिसको देखो उसको पकड़ के वो यूएपीए कर देते, जबकि यूएपीए का जो पूरा मामला था वो तो बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को लेके था। लेकिन अब पत्रकारों को, प्रवीर पुरकायस्थ को आपने यूएपीए में बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके बारे में कोई पुनर्विचार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कांग्रेस ये वक्तव्य देती कि भाई हमारी सरकार चाहे केंद्र में आए चाहे राज्य में आए,
हम इस प्रकार के कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे। ये कानून बदलने का छोड़ दीजिए, विड्रॉ करने का छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप ये सब कर लीजिए, आप केवल पुनर्विचार की बात कीजिए। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश का जो मैं कई बार कहता हूँ कि एक बड़ा सवाल है विस्थापन, बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश में। चाहे वो बांधों का तो सबको मालूम रहता है, नर्मदा का आपको बहुत मजा आएगा इसको जान के कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास भी जो एक कानून बनाती है, पुनर्वास कानून जिनका है, और जो संयोग से दिग्विजय सिंह के सरकार के जमाने में बना था 1992 में, उस कानून के खटके को दबाइए और ये पता कीजिए कि कितने लोग विस्थापित हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, सालों से हो रहा है, क्योंकि जानकारी है नहीं, एकत्रित किससे करेंगे आप। उनके पास जो जानकारी है वो नर्मदा के विस्थापितों की जानकारी है। बाकी जो सड़कों के कारण विस्थापन हो रहा है, जंगल के कारण विस्थापन हो रहा है, टाइगर रिजर्व बनते हैं या वाइल्ड सेंचुरीज बनती हैं तो उसमें गांव निकाले जाते हैं, वो विस्थापन होता है। सिंचाई की विभिन्न परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए। तो मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में विस्थापन एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये चिंता नहीं, कोई इस बारे में प्रश्न नहीं करते। वो अगर आंदोलन आपका मजबूत हो, नर्मदा आंदोलन के उदाहरण आप ले सकते हैं कि भाई आंदोलन बड़ा था और 50,000 1,00,000 लोग इकट्ठे होते थे वगैरह, तो उस इलाके के कुछ लोग जो है वो जाके वहां उसमें हाजिरी देते थे कि हाँ भाई ठीक है, आपके साथ सहमत है। लेकिन जब सरकार आती थी तो वापस वो बांध को हरित क्रांति का आधार बताते। ये हमारा लंबा अनुभव है, चाहे वो वोरा जी की सरकार रही हो, चाहे अर्जुन सिंह की रही हो। अर्जुन वोरा जी और इन लोगों के जमाने में तो ये हुआ था कि बांध का विरोध हुआ था, ऊंचाई का उसके, और उसको लेकर के निमाड़ बचाओ आंदोलन भी चला था। लेकिन जब सरकार में आए तो वो उनके लिए हरित क्रांति का आधार बन गया। तो चलिए बांध का फिलहाल छोड़ दीजिए, वो अपनी अपनी नजरिया है विकास को देखने का। लेकिन विस्थापन तो एक बड़ा सवाल है। भाई आपके राज्य के लोग लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह खिसकाए जा रहे हैं, ये आपके सरोकार का मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, ना बीजेपी के है ना कांग्रेस के, जो मतलब मुख्य रूप से रूलिंग पार्टीज हैं। ऐसे आपको और बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। ये जो अपन बात कर रहे हैं जिसके बारे में, तो गिमिक्स हैं। ये तो चुनाव के आसपास इस प्रकार के गिमिक्स होते ही हैं कि वो ये कहेंगे कि मैं अब जा रहा हूँ, याद आओगे, वो ये कहेंगे कि ये आदिवासियों में जा रहे हैं, वही ये सब कहानी चलती रहती है। ये सब एक प्रकार का खेल है, जिस खेल को, जैसे मैं पिछले बार भी मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फूड एंड ब्रेड एंड सर्कस। तो रोटी और सर्कस के लिए है, तो ये सर्कस तो उस पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो तो उठता ही नहीं है। वो तो किसी की तरफ से नहीं उठता, ना बीजेपी की तरफ से उठता, ना कांग्रेस की तरफ से उठता। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट यही था कि ये एक मौका था, जैसे 77 में मौका था कि 77 में जब आपने सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने, तो एक बहुत बुनियादी तौर पर लोगों का सरोकार था, लोग जुड़े थे उससे, और ये माना गया था कि भाई इसमें कुछ, उस समय आपको कुछ चीजें बदलनी चाहिए थी, आपको कृषि नीति बदलनी चाहिए थी, औद्योगिक नीति बदलनी चाहिए थी, पर्यावरण के सवाल उठाने चाहिए थे। लेकिन आपने वही कहानी चालू कर दी, चाहे वो मुरारजी भाई रहे हों और चाहे उसमें रहने वाले बहुत सारे और लोग, जगजीवन राम जी रहे हों और जो भी रहे हों, उन सब लोगों ने मिल करके वही धंधा बरकरार रखा जो इंदिरा गांधी के जमाने में चलता रहा। उसी प्रक्रिया को, उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। आज मैं कह रहा हूं कि फिर से आपको ऐसा मौका मिला है कि एक बड़ा, मतलब जैसे ये तो खैर जो सुधीर भाई भी कह रहे थे और राजेश भाई भी कह रहे थे कि भाई 18 साल तक कोई सरकार रहे, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत शर्म की बात है। किसी भी पार्टी की सरकार, भाई साहब, वामपंथी सरकार के लिए भी मैं यही कहता था कि अगर आप 23-26 साल तक सरकार में हैं तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। भले ही वो कितना भी अच्छा बुरा काम करते हो, लेकिन 5 साल का जो निर्णय लिया है संविधान ने, वो निर्णय बहुत सोच समझ के लिया गया। क्यों 5 साल देना चाहिए कि 5 साल में आप अपनी राय के जो काम हैं, जिस प्रकार से आप बदलना चाहते हैं अपने संसार को, अपने देश को, अपने राज्य को, तो उसको आप बदल सकते हैं, और उस बदल के उसका परिणाम आप चुनाव में देख सकते हैं। परिणाम में आपको जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये तो बात मानता ही हूँ कि इस सरकार को हटना चाहिए, क्योंकि 18 साल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि उसके बाद किसको लाएंगे आप? उन्हीं लोगों को जो यूएपीए में प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करने के बारे में ये कह भी नहीं रहे कि हम फिर से देखेंगे इसको, या हम सोचेंगे इसके बारे में। विरोध मत कीजिए, आपका मत कहिए कि यूएपीए खराब है और ये है, वो छोड़ दीजिए।
लेकिन आप पुनर्विचार करेंगे, आप इन सवालों पर पुनर्विचार करेंगे। तो मुझे मोटे तौर पर यही 3-4 बातें कहनी थी। धन्यवाद जी। जी। राकेश दीवान भाई साहब, चलते चलते बागेश्वर धाम कहाँ है? मैं सब लोग थोड़ा, मुझे भी इंटरेस्ट था इस चुनाव में, उससे पहले जो बहुत प्रचार आचार जैसा ही कर रहे थे, तो वो कितना प्रभावित कर रहे हैं, वो कहाँ है, बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारे समाज में तमाशों की बड़ी वो रही है, और आप अच्छे से जानते हैं, और मेरे तो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, राजेश भाई या सुधीर भाई, ये बरसों से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनको मालूम है कि बड़ी रैली का मतलब पास वोट नहीं होता, और ये बहुत जगह आपको अनुभव, मतलब बिहार का ले लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी का ले लीजिए, उनकी जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, बंगाल में देखिए आप, उतनी बड़ी रैलियों के बाद। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो समाज है वो तमाशे में तो तुरंत कूद पड़ता है, मतलब आप छोटी छोटी चीजें भी करिए, कुछ भी कीजिए। अब हमारे यहाँ कुछ भी, अभी जैसे अब देवी जी बैठने वाली हैं, तो ढेर लोग अपना घर से निकल के और देवी जी में जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और ये करेंगे। ये एक बहुत सामान्य और बहुत सांप्रदायिक भी नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य एक आस्था का या थोड़ा मजे का है। तो ऐसे तमाशे करने में बहुत रुचि। बागेश्वर धाम का जहां तक सवाल है, जो आपने कहा, छतरपुर के हैं वो। छतरपुर में खजुराहो के लिए जब मुड़ते हैं बमीठा से, तो बमीठा से जुड़ा हुआ एक पास का छतरपुर के ही है हमारे राजेश भाई, तो वो तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं उस पूरे कारनामे को। जब कमलनाथ जी वहां पर गए और उन्होंने घुटना टेक के उनसे प्रणाम किया और कहा कि भाई हमको ये करें, उसके अगले 5 मिनट के अंदर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदुत्व का समर्थक हूं और मैं हिंदुत्व के लिए ही काम करूंगा। ये कमलनाथ जी के 2 मिनट बाद उन्होंने कहा। मुझे लगा कि, और ये बात हम कांग्रेस के हलकों में हो भी रही है, कि कांग्रेस ने असल में उनका जो सांप्रदायिक जो वो था, जो रॉब रुतबा था, उसको कमलनाथ जी ने नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बागेश्वर धाम का भी और हनुमान मूर्ति और हनुमान लोक और ये सब करा। तो मैं ये थोड़ा उत्सुक था, तो मैं छतरपुर में गया, वहां खजुराहो के आसपास के कुछ मित्रों से मैंने पूछा कि भाई ये जो भाई साहब कर रहे हैं, इससे कम से कम वोट तो मिलेगा, और तो सब ठीक ही है, उड़िया क्या दे रहे हैं वगैरह वो छोड़िए, लेकिन वोट। वहां जो स्थानीय लोग हैं वो तो बहुत नाराज हैं। हमसे कम 20 लोगों ने मुझे कहा कि ऐसे तो 11 आदमी हमारे पास घूम रहे हैं इसी जिले में, छतरपुर में, सिर्फ बिजावर में जाइए, ऐसे ही चिट्ठी लिखने वाले और यही तमाशे करने वाले। इस आदमी को वहां की स्थानीय राजनीति के लोगों ने स्थापित किया, इसको गाड़ी दे दी और इसको वहां एक कोई भोजनालय सरीखा बना दिया, जिसमें उनको बहुत वो आदर के साथ बिठा दिया गया, और वहां से उनका पूरा सफर शुरू हुआ। और बहुत सारे राजनेताओं ने, अब हमारे यहाँ विश्वास सारंग जो है वो कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी भी अपने यहाँ कथा करवाते हैं, अपने पुत्र के साथ उसका स्वागत करते हैं, माला पहनते हैं, और उसके कारण गाली खाते हैं। उनके बहुत सारे जो कांग्रेस के समर्थक थे कमलनाथ जी से इसीलिए नाराज हैं कि इस तमाशे को तो मत कीजिए कम से कम। लेकिन ये इनको ये लगता है कि हम इससे भाजपा का जो हिंदुत्व वाला पक्ष है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये पिछली बार भी हुआ था, वो उसका नमूना भी देख लिया। दिग्विजय सिंह खुद मिर्ची बाबा के साथ बैठ करके दिन भर तपस्या करते रहे, मिर्ची जला करके, और सब ये तमाशा हुआ, और फिर आखिरकार 2 लाख वोट से हार गए बेचारे। तो इसको तो समझना चाहिए ना कांग्रेस को कि भाई ये खेल में ना जाए, ये खेल आपका नहीं है,